टू नंबर्स, सम ऑफ टू नंबर्स। ये छोटा सा प्रोग्राम है, ये जो है ना हम लोग इसको शॉर्ट में लिखते हैं, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर्स को जोड़ने वाला प्रोग्राम हम लोग को करना है और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग को समझना है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इसमें कि जब दो नंबर को हमें जोड़ना है तो पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा, पहला वो क्या होगा कि हमें वो दो नंबर चाहिए इनपुट में। दो नंबर कोई भी आप ले सकते हैं, जैसे ए हो गया और बी हो गया। तो ये हम लोग क्या हो गया, इनपुट, यही हो गया इनपुट। अभी दोनों नंबर का जब वैल्यू हम लोग इनपुट कर लेंगे तो क्या होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक वेरिएबल सी लेंगे, ए प्लस बी करेंगे, तो ये हो गया हमारा प्रोसेस वाला पार्ट, प्रोसेसिंग। और जब प्रोसेस हो जाएगा, हमारा आंसर निकल जाएगा, तो उसको आउटपुट करेंगे। यहाँ पे प्रिंटफ में जो है ना हम लोग सी को प्रिंट करेंगे, ये हो गया हमारा आउटपुट। तो बेसिक रूप से जो है ना इसमें तीन चीजें आ रहा है, इसमें एक ही काम करना है, कई काम नहीं करना है। जब बहुत सारा काम होगा उसके लिए हम लोग ज्यादा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, इफ एल्स का या फॉर लूप का, तो उसको हम लोग नहीं देख रहे हैं, सिंपल प्रोग्राम कर जीत गला अपना जो है ना ठीक माइक। है पक्का तो हम जैसे अगला बैठा अगला बेर जैसे यहाँ काम करवा पड़े। अमरेश, अपना माइक ऑफ करो, आवाज आ रहा है इधर। इंक्लूड, इंक्लूड इसके बारे में हम लोग कल जो है ना देख चुके हैं, studio.h। सेकंड हम लोग जो है ना कमांड लेंगे इंक्लूड kunio.h। यहाँ से हम लोग जो है ना void मेन फंक्शन लगा लेंगे, मेन फंक्शन हमारा स्टार्ट हो गया और यहाँ से हमारा जो है ना मेन फंक्शन का, मेन फंक्शन के बाद जो है ना यहाँ पे कोई भी सेमी कोलन या कॉमा नहीं देना है। अगर मेन फंक्शन के यहाँ पे अगर हम सेमी कोलन दे देंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ समझना है कि मेन फंक्शन के बाद अगर यहाँ पे हम जो है ना सेमी कोलन गलती से पड़ जाता है तो क्या होगा, तो ये प्रोग्राम एक्सिक्यूट नहीं करेगा। मतलब ये हो गया, सेमी कोलन को क्या बोलते हैं, एंड ऑफ द स्टेटमेंट, एंड ऑफ द स्टेटमेंट, यानी कि किसी भी स्टेटमेंट के लास्ट में ये लग जाता है तो उसका अंत कर देता है, अंत कर देता है। मतलब ये है कि जो मेन फंक्शन का जो हम लोग कल बता रहे थे कि इसका जो है ना बॉडी यहाँ से यहाँ तक हो रहा है, तो इसमें वो आएगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि उसमें सेमी कोलन लग गया और सेमी कोलन एक उसको अंत कर दिया, वहीं पे उसका जो है ना क्षेत्र को जो है ना कंट्रोल कर दिया, खत्म कर दिया, तो इसलिए मेन फंक्शन का बॉडी एक्सिक्यूट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए यहाँ पे जो है ना आपको सेमी कोलन नहीं देना है, ठीक है। किसी भी स्टेटमेंट के लास्ट में अगर लगेगा सेमी कोलन तो उसका अंत जो है ना वो वहां पे कर देगा, तो वहां पे सेमी कोलन नहीं होगा, ठीक है। हम लोग जो है ना यहाँ पे पहले करेंगे डिक्लेरेशन पार्ट में। तो डिक्लेरेशन में क्या करते हैं हम लोग वो देखेंगे। डिक्लेरेशन में हमें ये करना है कि इस प्रोग्राम के लिए जो जो वेरिएबल है उसको जो हम लोग यहीं पे डिक्लेयर करते हैं फर्स्ट लाइन में। वो कंपाइलर को हम लोग बताते हैं कि यहाँ पे हम लोग इस वेरिएबल का जो है ना प्रोग्राम में यूज करेंगे, वो किस प्रकार का है और कौन कौन से वेरिएबल है। तो हम लोग को जोड़ना है तो ए और बी तो चाहिए, और इन दोनों को जोड़ के कहाँ रखेंगे, सी में। तो हमें तीन वेरिएबल चाहिए। तो पहला हमारा जो है, और सब हम ले रहे हैं इंटीजर टाइप, इंटीजर ये हो गया, कॉमा देंगे बी हो गया, और कॉमा देंगे सी हो गया, ठीक है। हम लोग इसको जो है ना छोटा सा प्रोग्राम बना रहे हैं, तो यहाँ पे प्रिंटफ स्कैन हम बहुत कम यूज करेंगे, इसके आगे वाला एक और हम प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझना है कि यहाँ ए बी और सी के बीच, इनके बीच जो होगा वो कॉमा होगा, सेमी कोलन होगा, सेमी कोलन, सेमी कोलन जहां लगेगा वहां जो है ना स्टेटमेंट का इन कर देगा, इसलिए सेमी कोलन लास्ट में होगा। ए और बी के बीच में क्या होगा हमारा, कॉमा होगा, सिंपल क्या होगा, कॉमा होगा। तो यहाँ पे हम ए का वैल्यू जो है ना हम ले रहे हैं, ए का वैल्यू, ए का वैल्यू हम यहीं पे एंट्री कर ले रहे हैं। जैसे मान लेते हैं ए का वैल्यू हमारे पास हो गया 5, ए इक्वल टू हो गया 5, कॉमा दे देंगे, फिर बी इक्वल टू हम यहाँ पे ले लिए 7 और फिर कॉमा, यानी कि हमारे पास तीन वेरिएबल यहाँ पे हो गया ए बी और सी, जिसमें ए और बी का वैल्यू है। उसके बाद हम लोग एक फंक्शन लगा लेंगे जिसको हम लोग कल देख चुके हैं, क्लियर स्क्रीन। अब क्या करेंगे, हम लोग दो वैल्यू मिल चुका है, ए और बी मिल चुका है, तो सिंपल यहाँ पे प्रोसेसिंग करना है, सी इक्वल टू ए प्लस बी करना है। और अब हमको वैल्यू यहाँ पे ए और बी का ऐड करके कहाँ मिल जाएगा, हमको सी में मिल जाएगा। तो सी में मिलने के बाद हम लोग क्या करना है, इसको प्रिंट एफ करना है। तो यहाँ पे प्रिंट एफ फंक्शन यहाँ पे यूज करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे सम, यहाँ पे लिख देते हैं सम ऑफ
ए एंड बी इज इक्वल टू परसेंटेज डी। ठीक है, इसको हम चेंज करके भी आगे बताएंगे। परसेंटेज डी किसको प्रिंट करना है, सी को। इसको हम लोग को समझना है। और लास्ट में हो गया गेट सी एच। एक छोटा सा सिंपल प्रोग्राम हो गया। इसको हम लोग कई तरीके से बनाते हैं। एक हम इसी प्रोग्राम को जो है ना 3 बार बताएंगे सिर्फ सम करने वाला को। ठीक है ना, तो ध्यान से समझना है। अब इसमें कंपाइलर कहाँ से कैसे कैसे एक्सप्रेशन करना है। सर स्कैनफ यूज नहीं करेंगे यहाँ पे? स्कैन यूज नहीं करेंगे। उसका कारण ये है कि देखो फर्स्ट लाइन में हम वो सब समझा रहे हैं। स्कैनफ क्यों नहीं यूज किए हैं, क्योंकि बोला ना इसी को हम 3 गो प्रोग्राम बना करके बताएंगे एक एक करके। ये सबसे छोटा स्टेप हो गया इसका। अब यहाँ पे क्या है कि देखो हमें ए का वैल्यू चाहिए, ए का वैल्यू हम यहाँ पे दे चुके हैं पहले ही। बी का वैल्यू चाहिए, बी का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी दे चुके हैं। तो ऑलरेडी वहीं से रीड कर लेगा, यहाँ पे स्कैनफ करने की बात नहीं है। स्कैनफ कहाँ यूज होगा वो भी बताएंगे अभी। ठीक है, और देखो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम जब एक्सक्यूशन स्टार्ट करेगा तो मेन फंक्शन को सर्च करेगा और आएगा मेन फंक्शन वाले लाइन पे। पहला स्टेप इसका हो जाएगा, मेन फंक्शन के पास जाएगा। मेन फंक्शन के बाद यहाँ पे सेमीकोलन नहीं है तो इसके बाउंड्री में एंट्री करेगा, यानी कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर में हमारा कंपाइलर जो है ना यहाँ पे एंट्री करेगा। एंट्री करने के बाद यहाँ पे देखेगा उसको जो है ना इंटीजर टाइप का वेरिएबल आप डिक्लेयर किए हैं, तो वो क्या करेगा मेमोरी में जो है ना इंटीजर डिक्लेयर करेगा। क्या क्या ये है, तो एक यहाँ पे रख लेगा। फिर एक और जो है ना वेरिएबल यहाँ पे बी ले लेगा, फिर और एक और वेरिएबल सी। और ये सब 2-2 बाइट का होगा क्योंकि उसे पता है कि इंटीजर वेरिएबल 2 बाइट्स का होता है। ठीक है, उसके बाद हैगा कि यहाँ पे ए का वैल्यू आप दे चुके हैं। ए का वैल्यू क्या होगा आपको दे चुके हैं, तो क्या करेगा इसमें जो है ना ए का वैल्यू एंट्री कर लेगा 5, बी का वैल्यू एंट्री कर लेगा 7। ऑलरेडी इतना काम कर लेगा वो फर्स्ट लाइन में। सी में कुछ भी वैल्यू नहीं है। उसके बाद वो आएगा यहाँ पे क्लियर स्क्रीन फंक्शन पे। तो फंक्शन है उसको पता है क्या करना है, क्लियर करना है। नेक्स्ट लाइन पे वो आएगा जब एक्सक्यूशन करेगा तो यहाँ पे देखेगा कि उसको एक कमांड मिला हुआ, इंस्ट्रक्शन मिला हुआ है जिसमें ये कहा जा रहा है कि ए और बी के वैल्यू को एडिशन कीजिए, सम कीजिए। और सम करने के बाद कहाँ डाल देना आपको, सी में। तो ये सम करेगा, सम किसके, ए और बी के वैल्यू को। ए और बी कितना है 5 और प्लस 7 कितना वैल्यू हो जाएगा 12। ये 12 कहाँ जाएगा, तो 12 वैल्यू जाएगा कहाँ पे, सी में। तो देखिए मेमोरी में सी यहाँ पे है, तो सी में यहाँ पे वैल्यू डाल दिया 12। क्लियर है। अब उसके बाद इतना काम करने के बाद वो नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, उसको मेरा क्या प्रिंटफ। तो प्रिंटफ में लिखा हुआ है सम ऑफ ए एंड बी इक्वल टू परसेंटेज डी। तो यहाँ पे लिखेगा सम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू परसेंटेज डी। और ये परसेंटेज डी जो है वो किसके लिए है, तो सी के लिए। यहाँ पे सी इसमें प्रिंट कर रहा है। अब वो देखेगा कि ये सी का वैल्यू कितना है, तो देखिए मेमोरी में कितना है 12। तो यहाँ पे वैल्यू हमको कितना प्रिंट कर देगा 12। ये सिंपल प्रोग्राम हुआ। इसको हम 2-3 तरीके से बताएंगे, ये ध्यान देना। ये सिंपल प्रोग्राम हो गया जो इतना काम करेगा, यहाँ पे प्रिंट करेगा और लास्ट में गेट ch है। अब प्रिंट करने के बाद इसको जो है ना तब तक इस आउटपुट को रोक के रखेगा जब तक कि हम कोई की ना दबा दें। तो उसका लास्ट स्टेज हो गया, बस उसके बाद कर्ली ब्रेसेस क्लोज हो गया। ये छोटा सा प्रोग्राम हो गया। इसमें किसी को दिक्कत है बोलो, तो इसके बाद इसी प्रोग्राम को हम दूसरे तरीके से बताते हैं। किसी को दिक्कत है जहां बोलो। उम्मीद है कि नहीं दिक्कत है किसी को। ठीक है, चलो इसी प्रोग्राम को अब जो है ना हम दूसरे तरीके से बता रहे हैं। वो देखो स्कैनफ यहाँ पे यूज नहीं किए हैं, अब हम जो है ना इसको स्कैनफ यूज करते हैं। अब एक और चीज यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम मिटा लेते हैं। अब इसमें हम जो है ना स्कैनफ यूज कर रहे हैं और स्कैनफ करने के बाद क्या करना है वो देख लेते हैं। क्या होता है स्कैनफ करने के बाद। चलो यहाँ पे जो हम लोग इंटर करना है इंटीजर ए कॉमा बी कॉमा सी, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा क्लियर स्क्रीन। ठीक है ना, उसके बाद करना क्या है कि ए बी और सी हम 3 वेरिएबल लिए हैं, किसी में वैल्यू अभी डाले नहीं है। वैल्यू हमें क्या करना है, यूजर से मांगना है। जो प्रोग्राम हम पहले बनाए थे वो सिर्फ 5 और 7 को ही जोड़ा, किसी और नंबर को नहीं जोड़ सकता है वो। लेकिन हमें चाहिए कि ऐसा प्रोग्राम कि किसी भी 2 नंबर को जोड़ दे, चाहे हम 1 और 2 डालें या 0 प्लस 3 डालें या -3 और प्लस 3 डालें या फिर 1000 प्लस 5000 डाले, तो कोई भी नंबर डाले तो उसको एडिशन कर ले। इस तरह का हमको प्रोग्राम चाहिए। तो उस तरह का प्रोग्राम हमें अभी डेवलप करना है। तो इसमें क्या करना, हमको मांगना पड़ेगा
प्रिंटफ करके और स्कैनफ करके कि आप डालिए, जो नंबर डालिएगा उसी का आंसर वो बताएगा। तो प्रिंटफ में हम लोग क्या लिखेंगे, इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी के वैल्यू को एंट्री कीजिए। अब उसको जो है ना मेमोरी में स्कैन करना है, स्कैनअप से यहाँ पे करेंगे परसेंटेज डी। अभी नहीं कुछ बोलना है, हम लिख रहे हैं, बताएंगे समझाएंगे, नहीं समझ में आएगा तब बोलना है, ठीक है। यहाँ पे कॉमा दे देंगे, यहाँ पर जाएगा M% ए कॉमा M% बी, क्लियर। अब ये वैल्यू हमको एंट्री हो गया। अब क्या करना है, C = A प्लस बी कर देंगे, बस वही काम वही प्रोसेस। यहाँ पे एक स्टेप बढ़ गया, स्कैनअप। यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे सम ऑफ ए एंड बी = परसेंटेज डी, यहाँ पे करते हैं परसेंटेज डी, और यहाँ पे हो गया हमारा सी, बस हो गया। और ये हो गया हमारा गेट CH। अब देखो इसमें क्या है कॉन्सेप्ट, तो क्लोज हो गया, हमारा प्रोग्राम हो गया। अब ये ऐसा प्रोग्राम है कि किसी भी दो नंबर को जोड़ सकता है, और वो नंबर दो आपसे मांगा जाएगा, आप एंट्री कीजिए। कंपाइलर कैसे काम करता है वो देखो। कंपाइलर क्या करेगा, फिर से वो क्या करेगा, वो मेन फंक्शन के पास जाएगा। यहाँ पे मेन फंक्शन के पास आया, मेन फंक्शन में आने के बाद वो एंट्री करेगा कंट्रोल नीचे में आएगा, देखेगा इंटीजर टाइप का 3 वेरिएबल है, तो यहाँ पे ए बी और सी मेमोरी में क्रिएट कर लिया। वैल्यू नहीं एंट्री कर सकता है क्योंकि वैल्यू उसको वहां पे नहीं मिला है, देखो यहाँ पे कोई वैल्यू एंट्री नहीं है, तो सिर्फ वो स्पेस लेगा मेमोरी में 2-2 बाइट का ए बी और सी नाम से, और कुछ नहीं करेगा, और स्पेस ले चुका है, ठीक है। अब क्या करेगा, क्लियर स्क्रीन फंक्शन को देखेगा, उसके बाद नीचे आएगा तो देखेगा प्रिंटफ इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, यानी कि वो दो वैल्यू इंटर कीजिए, वो मांग रहा है कि दो वैल्यू इंटर कीजिए जिससे आप सम निकालना चाहते हैं। तो ये जो है ना आपके स्क्रीन पे एज इट इज लिख देगा इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। आप पढ़ेंगे कि क्या कह रहा है, मांग रहा है इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, तो आप जो है ना वैल्यू एंट्री करेंगे तो वो स्कैन करेगा, यानी कि रीड करेगा स्कैनफ फंक्शन के द्वारा, और इस फंक्शन के द्वारा रीड करेगा परसेंटेज डी देखेगा, तो कहेगा कि इसका मतलब दोनों वैल्यू क्या है, इंटीजर टाइप का, दो वैल्यू हमको लेना है और दोनों वैल्यू इंटीजर टाइप का है, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्या करेगा कि इंटीजर, देखो ऊपर में क्या है, यहाँ पे इंटीजर है, यहाँ पे इंटीजर है, तो कहेगा बहुत अच्छी बात है, इंटीजर आप डिक्लेयर किया, इंटीजर हमको दे रहे हैं, और अच्छी बात है, हम ले सकते हैं, ठीक है ना। अब किसका वैल्यू, तो M%A। अब ये जो परसेंटेज डी जो आप वैल्यू डाले हैं, ये कहाँ जाएगा, M%A, यानी कि ए के एड्रेस पे। ए के एड्रेस क्या है, तो जब मेमोरी में कोई भी डेटा या स्पेस क्रिएट होता है तो उसका एक एड्रेस होता है। जैसे हम मान लेते हैं इसका एड्रेस क्या है, 200 201, यहाँ 300 301, यहाँ पे 400 एंड 401 मान लेते हैं कि ये जो है ना हमारा 2-2 बाइट का स्पेस है। अब ये जो है ना, जब परसेंटेज डी जो है ना ए में डालेगा, तो यहाँ पे M% देखेगा, कहेगा कि अरे ए के एड्रेस पे जाना है, तो ये क्या करेगा, इसको ए के एड्रेस पे लेके चल जाएगा, ए के इनिशियल एड्रेस पे लेके जाएगा, और उस एड्रेस पे जो वैल्यू आप डालेंगे उसमें जो है ना वैल्यू डालेगा। मान लेते हैं कि हम वैल्यू जो है ना 10 डाल देते हैं, तो 10 इसमें ला करके वो डाल देगा, ठीक है। उसी प्रकार से एक और वैल्यू उसको एंट्री करना, तो ये जो परसेंटेज डी है वो किसके लिए है, बी के लिए, और जाना कहाँ पे है, तो बी के एड्रेस पे, तो ये लेके चल जाएगा बी के इनिशियल एड्रेस पे, और यहाँ पे मान लेते हैं हम 20 वैल्यू डाल देते हैं, तो ए का वैल्यू 10 और बी का वैल्यू 20 डाल दो, कहाँ डाला, वो मेमोरी में लेकर डाल दिया, एक काम क्लियर हो गया। अब ए और बी का वैल्यू जो है ना मेमोरी में चला गया। अब नेक्स्ट लाइन में क्या करना है, उसको सी करना है, ए प्लस बी। अब ए प्लस बी करेगा तो इस वैल्यू को 10 + 20 को जोड़ के कहाँ डालना है, इसको एडिशन करके आपको डालना है कहाँ पे, सी में। तो ये वैल्यू जो है ना यहाँ से जो है ना कहाँ डाल देगा, ले आकर के ये मेमोरी में सी में, तो यहाँ पर डाल दिया आपको 10 + 20 30। अब यहाँ पे ये मत कहना कि सर आप एड्रेस इसमें कहा नहीं दिए, सी के एड्रेस पे कैसे जाएगा वो, देखो इसमें क्या है, आउटपुट वैल्यू डाल रहा है, स्कैनफ जब करेगा यानी कि वैल्यू को जब रीड करेगा ना, तब उसको एड्रेस चाहिए, यानी कि किसी को जानना है आपको, तब उसके एड्रेस पे आप जाएंगे। जिसको आप पहले से जानते हैं उसका वैल्यू सिर्फ इनिशियलाइज करना है, उसके लिए एड्रेस की आवश्यकता नहीं है। एड्रेस कहाँ जरूरत पड़ेगा, सिर्फ स्कैनफ में, ठीक है। तो सी में वैल्यू डाल दिए 30। अब लास्ट में आपको यहाँ पे प्रिंटिंग करना है, तो प्रिंटिंग में ऐसा लिखेगा वो, सम ऑफ ए एंड बी, जैसा ऊपर में लिखे हैं प्रिंटफ में वही प्रिंट करेगा, इक्वल टू, अब ये है परसेंटेज डी, तो परसेंटेज डी किसके लिए है, तो सी के लिए। सी कितना है मेमोरी में, देखिए यहाँ पे मेमोरी में कितना है 30 है, तो यहाँ पे सिंपली 30 प्रिंट कर देगा,
ठीक है ना। तो ये हमारा जो है ना यहाँ पे किसी भी नंबर को ए और बी में एंट्री करेंगे तो इस तरह से काम करता है। इतना में किसी को दिक्कत नहीं ना है, तो आगे इसमें इसमें और भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। चलो नहीं दिक्कत है। अब देखो इसमें क्या कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट हम लोग को जो समझना है, जो बाकी आगे एग्जाम में हम समझेंगे, हम सारा इसी में बता रहे हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज ये हो जाता है, पहला कॉन्सेप्ट कि अगर हटा देते हैं इसको हम, कुछ चीजें हम चेंज किए हैं। चेंज क्या किए हैं, जैसे कि यहाँ पे हम डाले हैं स्कैनएफ में, बाकी सब थे स्कैनएफ से पहले सब कुछ ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज डी है, यहाँ पे हम एगो परसेंटेज एफ डाल देते हैं, ठीक है। तो क्या ये प्रोग्राम सही होगा या गलत होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे परसेंटेज एफ डालेंगे तो जब हमारा कंपाइलर स्कैनएफ पे आएगा तो वो देखेगा परसेंटेज डी एंड परसेंटेज एफ। तो परसेंटेज डी जो है ना हम लोग यूज करते हैं इंटीजर के लिए, ठीक है, इंटीजर के लिए। और इसके लिए एक और यूज करते हैं स्पेसिफायर परसेंटेज आई, ठीक है ना। परसेंटेज एफ जो हम लोग यूज करते हैं वो यूज करते हैं फ्लोट के लिए, फ्लोट टाइप डाटा के लिए जो पॉइंट में रहता है, डेसिमल पॉइंट में रहता है, ठीक है। तो उसको ये समझ में आ रहा है कि एक डाटा हमको लेना है इंटीजर वैल्यू और एक लेना है यहाँ पे फ्लोट वैल्यू, ठीक है। अब ये फ्लोट वैल्यू के लिए उधर कोई यहाँ पे आप डिक्लेयर किए हैं फ्लोट, तो देखिएगा कि इंटी आप तो फ्लोट डिक्लेयर ही नहीं किए हैं, तो वैल्यू कहाँ से फ्लोट रीड, फ्लोट तो रीड तो करेगा लेकिन किस में डालेगा। आपका यहाँ पे जो ए है, फिर बी है और सी है, सब क्या है इंटीजर, तो वैल्यू कहाँ रखेगा। तो फिर यहाँ पे जो है ना हमारा प्रोग्राम जो है ना एरर बताएगा, क्योंकि आप उसको स्पेसिफाई कीजिए। दूसरा कंडीशन है, अगर हम यहाँ पे कहते हैं कि नहीं, इसको जो है ना हम यहाँ पे परसेंटेज डी रख देते हैं, जैसे यहाँ पे हम इसको परसेंटेज डी ही रखते हैं, परसेंटेज डी ही रखते हैं यहाँ पे, इसको भी परसेंटेज डी हम कर दिए। और यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे एम परसेंट साइन हटा देते हैं, ठीक है ना, सिर्फ रख देते हैं ए और बी। तब इसमें वो क्या करेगा, आप देखो क्या करेगा, वो करेगा क्या कि यहाँ पे परसेंटेज डी दो दो इंटीजर वैल्यू है, आपका ए और बी वैल्यू क्या है, हमारा इंटीजर है जो मेमोरी में क्रिएट हो चुका है। तो इस ए में डालना है किसको, पहला वैल्यू को परसेंटेज डी के। लेकिन ये कहाँ पे जाएगा, मेमोरी में और भी बहुत सारे कंप्यूटर के पास पहले से ए होंगे। किस ए के पास, एक नाम के एक कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, कोई बोलता है कि नवीन को जो है ना एक फाइल दे देना है, तो आप पूछेगा ना किस नवीन को, किस ब्रांच का नवीन है, किस सेमेस्टर का नवीन है, क्या उसका रोल नंबर है, तब ना उसको एग्जैक्ट फाइल निकलेगा। तो कोई बोला नवीन को फाइल आपको दे देना है, तो आप किसी नवीन को थमा दिए, क्या एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा उसको, एग्जैक्ट फाइल मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्योंकि नवीन हर सेमेस्टर में मिलेंगे, और हो सकता है कि एक सेमेस्टर में कई मिलेंगे, हो सकता है कि एक ब्रांच में कई स्टूडेंट मिल जाएंगे नवीन नाम के, और में भी हो सकता है कि नवीन नाम का किसी सेमेस्टर में स्टूडेंट भी नहीं हो, ये भी हो सकता है। तो वो किसको सर्च करेगा, तो वो एग्जैक्ट वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू नहीं दे पाता है, कहाँ पे स्टोर करता है, वो कहीं एक वैल्यू जो है ना कहीं डाल देगा। इसी को बोलते हैं हम लोग गार्बेज वैल्यू, गार्बेज वैल्यू कंप्यूटर के भाषा में बोलते हैं गार्बेज वैल्यू, यानी कचरा, कचरा वैल्यू उठा करके दे देगा। अब जब हम लोग समेशन डालेंगे सी और ए, सी इक्वल टू ए प्लस बी का वैल्यू जब मांगे तो वो दिखाएगा -1003, इतना वैल्यू कहेंगे। अब तो कहेगा कि भाई 10 हम जोड़े आप प्लस 20 जोड़े तो इसका वैल्यू ये -1003 कहाँ से आ गया, तो वही हो गया क्या, गार्बेज वैल्यू। प्रोग्राम एरर नहीं बताएगा, क्या बोलेगा, गार्बेज वैल्यू, यानी कि गलत आंसर हमें दे देगा। इसलिए यहाँ पे एम परसेंट साइन देना मस्ट है। एम परसेंट साइन को क्या बोलते हैं, एम परसेंट साइन को बोलते हैं एड्रेस ऑपरेटर। ये पहले हम बता चुके हैं, तुम लोग को ही बताएंगे, पॉइंटर में पढ़ना, एड्रेस ऑपरेटर। ये क्या करता है कि किसी भी वेरिएबल के आगे में लग जाता है, प्रीफिक्स में लग जाता है, तो उसके एड्रेस पे लेके चल जाता है, उसके एड्रेस पे लेकर के पहुंचा देता है, एग्जैक्ट एड्रेस पे, उसी वेरिएबल के एड्रेस पे पहुंचा देता है।
ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया। अब लास्ट लाइन में जो है ना एक और कॉन्सेप्ट है। लास्ट में क्या है कि इस लाइन में जो हम लिखे हैं यहाँ पे ए और बी को हटा देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम डालते हैं परसेंटेज डी। यहाँ पे डाल दिए हम परसेंटेज डी एंड परसेंट डी। यहाँ भी हो गया डी, यहाँ भी हो गया, दो डी हो गया। तब क्या करना पड़ेगा हमें, हमें और इक्वल टू भी परसेंटेज डी हो गया हमारा, इक्वल टू परसेंटेज, तो 3 परसेंटेज डी हो गया, यानी कि 3 जो वैल्यू वो निकालेगा वो इंटीजर वैल्यू निकालेगा, और वो इंटीजर वैल्यू जो है ना किसका किसका होगा ये बताइए, जिसको वो प्रिंटफ में प्रिंट करेगा, ठीक है ना। वो 3 वैल्यू किसका किसका प्रिंट करेगा, तो आपको यहाँ पे देखिए परसेंटेज डी है, परसेंटेज डी है, परसेंटेज डी, तो आपकी क्या प्रिंट करना चाहते हैं आप, जो उसको बताएंगे वही प्रिंट करेगा, ठीक है। तो आपको देना पड़ेगा यहाँ पे ए कॉमा बी कॉमा सी, तो ये हो गया हमारा जो है ना। अब जो है ये पहला वाला परसेंटेज डी है यहाँ पे जाएगा, बी जो है ना यहाँ पे जाएगा, और सी का वैल्यू यहाँ पे जाएगा। अब जो प्रिंट करेगा, अगर हमारे पास यहाँ पे ए का वैल्यू अगर हम 10 डाले थे और बी का वैल्यू 20 डाले हैं, तो इस तरह का प्रिंट करेगा, सम ऑफ 10 एंड 20 इज इक्वल टू 30, इस तरह का प्रिंटिंग करेगा, ठीक है ना, इस तरह का प्रिंटिंग करेगा। अब इसमें क्या होता है, अगर हम इसको सी बी और ए कर दिए तब क्या प्रिंट करेगा, तो प्रिंट करेगा सम ऑफ, अब यहाँ पे पहले क्या आ गया हमारा सी, लिखेगा 30 एंड 20 इक्वल टू 10। अब यहाँ पे फिर गड़बड़ हो गया, हम लोग का आंसर जो है ना क्या आएगा, गलत आएगा, ठीक है। लिख रहा है सम ऑफ 30 प्लस 20 इक्वल टू 10, ये कभी पॉसिबल नहीं है। तो कंपाइलर हमको वही काम करके देता है जो हम लोग उसको इंस्ट्रक्ट करते हैं, जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक है ना, वही काम करता है, और कोई काम वो एक्स्ट्रा नहीं करता है, ठीक है। तो जो कहे वही किया, पहले ए दिए तो पहले ए का वैल्यू डाला, बी दिए तो बी का वैल्यू डाला, और सी दिए तो सी का वैल्यू, जहां जहां आप रखेंगे वहां वहां वैल्यू रख देगा। अगर हम इस तरह का वैल्यू सी बी ए रख देंगे तो हमको इस तरह का वैल्यू प्रिंट करेगा। उसको उतना समझदारी नहीं है कि क्या करना है, जो आप इंस्ट्रक्शन देंगे वही करेगा, ठीक है ना, और कुछ वो नहीं करेगा। इतना में किसी को दिक्कत नहीं ना है, तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रोग्राम करते हैं। नहीं दिक्कत है, चलो नेक्स्ट प्रोग्राम जो हम लोग का होगा, अब इसको मिटाते नहीं है, नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम हम लोग करते हैं एक और, जैसे कि हमें क्या करना है कि एरिया निकालना है किसी सर्कल का, या फिर सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, या फिर हमें जो है ना टेम्परेचर को कन्वर्ट करना। ये सारे प्रोग्राम जो है ना कॉमन है, जो पहले पूछे जाते हैं, अभी पूछेंगे कि नहीं, किसी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हम लोग को बेसिक रूप में पढ़ना था। मान लो कि हमको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो में क्या फॉर्मूला आता है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। इसमें वेरिएबल क्या है हमें देखना है, तो वेरिएबल क्या है, P है, आर है, और क्या है, टी है, ठीक है ना। तो ये तीनों वैल्यू जब तक, अगर हम किसी को बोलते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट निकाल दो भाई, ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट कहोगे ना किस चीज का, तो हम प्रिंसिपल देते हैं, पी का वैल्यू मान लो हम 2000 दे दिए, तो पूछोगे ना भाई कि आप रेट बताइए, किस रेट से, रेट हम दिए चलो 10%, कितना दिन के लिए, टाइम ही बताइएगा ना। अगर ये दोनों वैल्यू हम देते हैं तो क्या कोई सिंपल इंटरेस्ट निकाल पाएगा, नहीं निकाल पाएगा। उसको पी आर और टी तीनों चाहिए तभी सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। तो हमें क्या करना है, वहीं टी मान लीजिए यहाँ पे 2 इयर्स दे दिए, तो ये क्या हो गया, अब सिंपल इंटरेस्ट निकालना आसान हो गया। ठीक उसी प्रकार से कंपाइलर को आपको देना पड़ेगा वो समान, ठीक है ना। अब इस यहाँ पे पी भी देना है, आर भी देना है, और टी भी देना है, तीनों देंगे तभी वो कैलकुलेशन करेगा, अदरवाइज कैलकुलेशन नहीं करेगा। फिर आप कहेंगे कि जब हम लोग सब कुछ देवे करते हैं तब वो कैलकुलेशन करेगा, तो फिर प्रोग्राम क्यों करेंगे, प्रोग्राम इसलिए करते हैं जब इसको देंगे हम लोग तो आसानी से कैलकुलेट कोई भी कर लेगा। लेकिन जब हम पी देंगे यहाँ पे 3125.679 और आर दे देंगे यहाँ पे 3.5, और जब टी देंगे यहाँ पे 2.15, तब जो है ना आपको कैलकुलेशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा और टाइम लगेगा। तो बड़े से हम लोग छोटा प्रोग्राम का एक प्रोग्राम का उसको समझ के बना देते हैं, और किसी भी बड़े से बड़े प्रोग्राम को जो है हम लोग आसानी से
प्रोग्राम के माध्यम से किसी बड़े कैलकुलेशन को आसानी से कर पाते हैं, इसीलिए प्रोग्राम करते हैं। जैसे कि हमको अगर मल्टीप्लाई करना है तो 5 into 7 करना आसानी से कर लेंगे, 10 into 1000 करना आसानी से कर लेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर यहाँ पे 5 7 1 2 3 6 9 मल्टीप्लाई बाई 2 3 5 8 9 1 2, इसका मल्टीप्लीकेशन जब हमें निकालना होगा तो हम लोग को बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है ना, और गलती होने की संभावना ज्यादा रहेगा। तो हम लोग सिंपल क्या करते हैं, एक वैल्यू ए लेते हैं, एक वैल्यू बी लेते हैं, और तब कहते हैं सी इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई बी, और कहते हैं कि भाई प्रिंट कर दो क्या, तो हमें सी, ठीक है ना। तो ये समझ आता है कि क्या करना है कि दो नंबर लेना है हमको और मल्टीप्लाई कर देना है। अब आप ए के वैल्यू 5 और बी का वैल्यू 7 डालिए, या ए का वैल्यू जो है ना ये वाला डाल दीजिए और बी वाला का वैल्यू ये वाला डाल दीजिए, कोई उसको फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वो नैनो सेकंड में आप बटन दबाएंगे आपको आंसर दे देगा। तो क्या होता है, अल्टीमेटली हम लोग का काम आसान करने के लिए प्रोग्रामिंग किया जाता है। ये तो समझ में आ गया प्रोग्रामिंग क्यों किया जाता है। अब हमें सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम बनाना है। हम यहाँ पर लिख रहे हैं राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, इसका प्रोग्राम हम लोग को बनाना है। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले दो जो है ना कमांड लाइन हमें डाल देना है, उसके बाद शुरू करना है void main, और यहाँ पे इसका बॉडी जो है ना हम लोग स्टार्ट कर दिए। हमें क्या क्या चाहिए वो सोचना है। ये मैथमेटिकल कंप्यूटर क्या है, प्रोग्रामिंग क्या है, कंप्लीटली जो है ना मैथमेटिकल है। जिसका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा रहता है वही प्रोग्रामिंग बहुत अच्छा से आगे कर पाता है, क्योंकि एमटेक में कंप्यूटर साइंस को जो है ना जो पढ़ना है एमटेक में वो कंप्लीटली मैथमेटिक्स रहता है, क्योंकि मैथमेटिक्स ही हमारा प्रोग्रामिंग है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है कि हमें PRT लेना पड़ेगा, ठीक है ना। PRT का जो आप वैल्यू निकालेंगे ये कहाँ रखेंगे, तो SI में एक हम मान लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट मान लेते हैं, तो इसमें रखेंगे। तो ये सब आपको लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे इंटीजर ले रहे हैं, इंटीजर PR और T। हम मान लेते हैं कि तीनों का वैल्यू इंटीजर है, आप फ्लोट भी ले सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि ये जो सिंपल इंटरेस्ट जो आप कैलकुलेट करेंगे इक्वल टू P इंटू R इंटू T करेंगे, तो में भी जो है ना आपका वैल्यू इंटीजर आए ना, तो मैक्सिमम केस में क्या होता है, फ्लोट आता है, मतलब कि पॉइंट में वैल्यू आता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा कि इसको जो है ना आपको फ्लोट लेना पड़ेगा, इसको आप फ्लोट लेना पड़ेगा। तो में भी अगर हम P का वैल्यू 1000 दे रहे हैं, हो सकता है कि हमें जो है ना इसको जो है ना 1000 और 0.5 देना हो, में भी हो सकता है। R का वैल्यू हम लोग 10% लेते हैं, हो सकता है 10.6 लेना हो, तो कुछ भी हो सकता है। तो अगर ऐसा पॉइंट में वैल्यू लेना पड़ेगा तो PRT को भी आप फ्लोट मान लेंगे और SI को भी फ्लोट मान लेंगे। अगर उस तरह का नहीं लेना है तो सबको जो है ना फ्लोट इंटीजर या फ्लोट आप अपने हिसाब से चूज करना पड़ेगा, कौन हमारा वैल्यू पॉइंट में आएगा, कौन इंटीजर में आएगा। अगर आपको डाउट है कि नहीं हमारा वैल्यू जो है ना सब जो है ना कोई भी पॉइंट में हो सकता है, तो यहाँ पे इंटीजर हटा देंगे और सीधा जो है ना यहाँ पे कर देंगे क्या, यहाँ पे कर देंगे FLOAT, ठीक है ना, फ्लोट हो गया। अब उसके बाद जो है ना यहाँ पे आप जो है ना कर देंगे SI, तो सब जो हमारा क्या हो गया, सब जो है ना पॉइंट हो गया। इसको प्रेस कर देते हैं। तो आपका एक ही लाइन में हो गया। यहाँ पे हम मान लिए फ्लोट और यहाँ पे कर लिए PRT एंड SI, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक ही लाइन में हो गया, नहीं तो क्या करना पड़ता, इंटीजर मानते तो PRT इंटीजर हो गया, और फिर नीचे में डिक्लेयर करते हैं फ्लोट SI, तो SI को अलग से डिक्लेयर करना पड़ता। अब इसमें कोई किसी का क्वेश्चन ये हो सकता है कि अगर आप P दे दिए आपका फ्लोट में जो पॉइंट में होना चाहिए, तो P का वैल्यू हमको मान लीजिए है कि हमको 1 2 3 4 डालना था, तो इंटीजर है, तो कैसे लेगा, तो क्या करेगा वो ऑटोमेटिकली किसी भी इंटीजर वैल्यू को जब एंट्री आप करवाएंगे फ्लोट में, तो क्या करेगा इसमें जो है ना एक पॉइंट जोड़ लेगा 0, ठीक है ना। पॉइंट 0 वो ऑटोमेटिकली ऐड कर लेगा, उसको वो रिजेक्ट नहीं करेगा, पॉइंट 0 जोड़ लेगा, क्योंकि पॉइंट 0 का कोई मतलब नहीं होता है, तो उसमें कोई गलती होने की संभावना नहीं रहता है, ठीक है। तो ये फ्लोट हो गया। उसके बाद जो हमारा हो जाएगा क्लियर स्क्रीन, यहाँ पे आप दे दिए। अब यहाँ पे जो है ना हम लोग प्रिंट करवाएंगे, तीनों का वैल्यू जो है ना एंट्री करेंगे, इंटर PRT। ये प्रिंटर के अंदर में आपकी मर्जी है क्या लिखते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो लिखेंगे वहां पे डिस्प्ले होगा। स्कैनअप में क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे ये ध्यान रखना होगा आपको कि आप ऊपर में यहाँ पे क्या डिक्लेरेशन किए हैं,
उसी हिसाब से सब फ्लोट है तो सबका वैल्यू क्या लेंगे परसेंटेज एफ और इन तीनों के बीच में कोई कॉमा नहीं होगा, स्पेस चलेगा, कॉमा नहीं। क्लियर है? यहाँ पे जो है इसको क्लोज करेंगे, कॉमा देंगे और तब करेंगे यहाँ पे m% p कॉमा m%r फिर कॉमा m%t। ये हमारा कंप्लीट हो गया, स्कैनअप हो गया। वैल्यू हमको तीनों का मिल गया। अब क्या करना है? कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन का सिंपल फार्मूला लिख देंगे। यहाँ पर हो जाएगा SI इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाई R मल्टीप्लाई बाई T एंड डिवाइडेड बाई 100। बस हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करना है? प्रिंटफ कर देना। प्रिंटफ में यहाँ पे लिखेंगे द सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू परसेंटेज एफ, क्योंकि सब क्या है? एफ है, SI भी एफ है। और यहाँ पे करेंगे क्लोज, यहाँ पे देंगे कॉमा। एफ किसके लिए है? तो SI के लिए। ठीक है, SI के लिए यहाँ पे क्लोज कर दिए। ये कर दिया हम लोग गेट CH। इसमें कहाँ पे क्या लिखे हैं क्या नहीं लिखे हैं, किसी को कंफ्यूजन है तभी बोलो, तो हम इसको समझाते हैं हम अभी। चलो, नहीं कंफ्यूजन है। हम उम्मीद कर रहे हैं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम पहले ही क्लियर करते जा रहे हैं और जो छूट जाएगा उसको हम प्रोग्राम में बताते जाएंगे। ठीक है ना? ये समझ में आ गया। अब इसको क्या करेगा कंपाइलर, कैसे एक्सिक्यूट करेगा? मेरे एक्सक्यूशन समझ में आ जाएगा कैसे कैसे वो काम करता है, तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि क्या क्या हमें देना होगा, उसको कैसे काम करेगा, उसे क्या क्या चाहिए, तो हम लोग जो है ना आराम से देना शुरू कर दें क्या क्या उसको प्रोग्राम में चाहिए। अब जो है ना वो एक्सक्यूशन स्टार्ट जब करेगा तो चल जाएगा कहाँ पे? मेन के पास। मेन के पास जाएगा, एंट्री करेगा, देखेगा फ्लोट। फ्लोट है यहाँ पे, तो आपको जो है ना सबका जो है ना मेमोरी में क्रिएट करेगा स्पेस। अब ये यहाँ पे बात आती है कि आप लिए हैं फ्लोट, तो क्या हम लोग जितने भी प्रोग्राम करते हैं सभी का फ्लोट ले सकते हैं? तो आप ले सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है? मेमोरी का वेस्टिंग होता है कि कुछ डाटा हम डालते हैं, इंटीजर लेते हैं फ्लोट के लिए। फ्लोट कितना बाइट लेता है मेमोरी में? 4 बाइट लेता है। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं जो इंटीजर का है उसको इंटीजर दें, जो फ्लोट का है उसी को फ्लोट दें। ठीक है ना? तो यहाँ पे जो भी लेगा वो 4 बाइट का लेगा। जैसे कि यहाँ पे 200, 201, 202, 203, ये 4 बाइट का मेमोरी होगा। किसके लिए होगा? तो ये P के लिए होगा, ये R के लिए होगा, ये T के लिए होगा और ये SI के लिए होगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे जो है ना ये भी 4 बाइट 4 बाइट 4 बाइट सब ले लेगा। PRT SI आप फर्स्ट लाइन में डिक्लेयर कर दिए हैं, PRT सब 4-4 बाइट लेगा मेमोरी में। क्लियर स्क्रीन फंक्शन को देखेगा, प्रिंटफ में आपसे वैल्यू एंट्री करवाएगा PRT का। अब यहाँ पे PR और T का जो भी वैल्यू एंट्री करेंगे इसमें परसेंटेज F, हम मान लेते हैं कि यहाँ पे P का वैल्यू एंट्री कर रहा है यहाँ पे 1050। ठीक है ना? तो यहाँ पे जब P का वैल्यू हम डालेंगे 1050, तो इसमें क्या डालेगा वो? तो डाल देगा यहाँ पे 1050 और 0.0, क्योंकि वो क्या है? फ्लोट है। वो जब भी स्टोर करेगा तो वैल्यू पॉइंट में ही स्टोर करेगा, इसलिए ऑटोमेटिकली 0 वो जोड़ लेगा हमारा कंपाइलर। क्लियर है? अब जो है ना हम दूसरा वैल्यू देते हैं R का वैल्यू। R का वैल्यू अगर हम देते हैं यहाँ पे 10%, R का वैल्यू 10%, तो ये क्या करेगा? ये मेमोरी में लिखेगा इस तरह से 10.0। अगर हम T का वैल्यू देते हैं 2 इयर्स, तो यहाँ पे मेमोरी में क्या कर लेगा? ये ले लेगा 2.0। क्यों ले रहा है? क्योंकि PRT और SI को हम लोग डिक्लेयर किए हैं फ्लोट टाइप वेरिएबल, और फ्लोट हमेशा पॉइंट में होता है, इसलिए वो 0 पॉइंट में ऐड कर लेगा। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है 0 का, अंतिम में 0 का कोई मतलब नहीं है पॉइंट के बाद। तो ये PRT का वैल्यू एंट्री कर लिया, स्कैन करके ये इसके एड्रेस पे लेकर के डाल दिया। ठीक है? अब नेक्स्ट लाइन में इसको क्या मिलता है? नेक्स्ट लाइन में इसको करना है कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन यहाँ पे देखा SI, पहले क्या करना है? PR और T को मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट में अंदर में है। ठीक है ना? इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई करेगा, तो मल्टीप्लाई करेगा यहाँ पे 1050 SI में, SI इक्वल टू 1050 इंटू 10 और इंटू 2, और तब डिवाइड करेगा इसको किससे? 100 से। तब डिवाइड करेगा 100 से। अब जो वैल्यू आएगा इसमें, तो ये देखिए हम लोग जब काटेंगे तो 0 से 0, 0 से 0 कट जाएगा। फाइनल वैल्यू इसका आ जाएगा 105 और गुने 2 आ जाएगा, तो कितना जाएगा? 210।
अब देखिए यहाँ पे एक और कंसेप्ट है, ये एस आई का वैल्यू आ गया हमारा 210। इस वैल्यू को कहाँ स्टोर करेगा मेमोरी में, तो मेमोरी में स्टोर करेगा उसके नाम पे जो अलॉट है पहले से उसका जो है ना मेमोरी में स्पेस बुक है। तो यहाँ पे वो जो स्टोर करेगा 210.0, ठीक है। फाइनल वैल्यू प्रिंटफ पे आएगा और प्रिंटफ पे यहाँ पे प्रिंट करेगा, वैल्यू यहाँ पे लिखेगा द सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू परसेंटेज एफ है। परसेंटेज एफ किसके लिए है, एस आई के लिए है। एस आई का वैल्यू कितना है 210.0, इसको प्रिंट करेगा वो, यानी कि 0.0 में ही प्रिंट करेगा क्योंकि आपका वैल्यू क्या है फ्लोट टाइप ऑफ वेरिएबल मान लीजिए। इस क्वेश्चन को आप सबको इंटीजर भी मान के बना सकते थे क्योंकि इसमें कहीं भी पॉइंट का वैल्यू नहीं आ रहा था। तो ऊपर में यहाँ पे जो है ना आप इंटीजर डाल के भी इस क्वेश्चन को स्पेशली बना सकते थे। अगर फ्लोट डालते हैं तो क्या होता है कि आप किसी भी क्वेश्चन को पॉइंट वाले क्वेश्चन को ही बना लेते हैं, लेकिन अगर सब इंटीजर डालते हैं तो सिर्फ इंटीजर वाला पे काम करता। अगर कोई वैल्यू आप फ्लोट डालते हैं तो वहां पे जो है ना हमारा वैल्यू एरर आता है, यानी कि एरर बताना शुरू करेगा प्रोग्राम।